नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सल इतिहास में पहली बार एक साथ 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 77 लाख का इनामी नक्सली कबीर और सुरेंद्र भी शामिल है। नक्सलियों ने यह सरेंडर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बालाघाट में किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कबीर और उसके 9 साथी, जिसमें से 4 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। कबीर पर MMC जोन में 77 लाख का इनाम घोषित था। तो पुलिस ने बताया कि सभी सरेंडर नक्सलियों को पुलिस लाइन में रखा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस पुनर्वास से पुनर्जीवन, जो कि इस कार्यक्रम का नाम था, और इसमें खूंखार नक्सली भी शामिल थे। पूरी जानकारी, माओवादियों की पूरी सूची सामने आ गई है। और ये 77 लाख के नक्सली कबीर का सरेंडर भी बताता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस प्रकार से गृह विभाग को लीड कर रहे हैं, और नक्सल एक समस्या न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश के भी उन सीमावर्ती क्षेत्र जिसमें बालाघाट, डिंडोरी शामिल है, ये वो क्षेत्र हैं 3 से 4 जिले जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाते हैं। आपको सुनवाते हैं आज सरेंडर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया भी आप सुनिए। बालाघाट पुलिस शहीद हार्ट फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था। और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया। इसमें सुरेंद्र कबीर, जिस पर 62 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समरथ, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समारू, इस पे 14 लाख का इनाम। सलिता और सावित्री, इस पे 14 लाख का इनाम। विक्रम उर्फ हिडमा, इस पे 14 लाख का इनाम। लाल सिंह मरावी, इस पे 14 लाख का इनाम। शिल्पा निप्पो, इस पे 14 लाख का इनाम। जरीना जोगी मुसाक, इस पे 14 लाख का इनाम। जयशीला उर्फ ललिता, 14 लाख का इनाम। नवीन नुप्पो, इस पे भी 14 लाख का। कुल जमा लगभग 2 करोड़ 36 लाख का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। इन्होंने सबने पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे। तो देखिए, इसमें 2 करोड़ 36 लाख के इनामी नक्सली शामिल थे, जिन्होंने अब आत्मसमर्पण कर दिया है, मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला ले लिया। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता मनोज राठौर जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, 2 करोड़ 36 लाख के ये इनामी नक्सली थे, जिसमें एक इनामी नक्सली 77 लाख का इनामी नक्सली था कबीर। ये बताता है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो नीति है वो कारगर हो रही है, और तभी इसका असर हम इस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं। विवेक, बिल्कुल, क्योंकि जो कबीर है वो सुकमा ज़िले से आता है। सुकमा के अलावा, छत्तीसगढ़ के अलावा जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उसकी एक टीम जो थी, जो 10 सदस्यीय टीम थी, हालांकि बड़ी टीम हो सकती है क्योंकि अभी पूछताछ भी की जाना है, भले सरेंडर कर दिया हो, लेकिन तमाम जानकारी जुटाने का काम जो है वो एजेंसियां कर रही। लेकिन एक बड़ी वजह जो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर लगातार नक्सलियों के एनकाउंटर किए जा रहा है, नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा जा रहा है, नक्सलियों पर जो प्रहार जो हम कह सकते हैं कि जो डेडलाइन दी है मार्च 2026 को, उसको पूरा करने के लिए या तो सरेंडर करो या फिर जो है गोलियों का सामना करो। तो वहाँ पे जिस तरीके का दबाव है, तो संभवतः नक्सलियों का जो मूवमेंट है या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में बड़ा है। यही कारण है कि पिछले दिनों एक महिला नक्सली ने सरेंडर किया था, और अब
अभी तक के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में 1980 के बाद ये बड़ा नक्सली सरेंडर है, जिसमें दबाव हम कह सकते हैं एजेंसियों का हो, हाक फोर्स का हो, तीनों एजेंसियों की जो लगातार कार्रवाई संयुक्त रूप से चल रही, उसका दबाव जो है वो अब नक्सलियों पे दिखने लगा। और विवेक यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 में जो नीति मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई थी, उस नीति के कई सारे फायदे सरेंडर के बाद है। यही कारण है कि अब जो मध्य प्रदेश में सक्रिय नक्सली हैं वो सरेंडर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। चलिए, सरेंडर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर भी है। दो खास मेहमान और चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीपीएस परिहार जी जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड एएसपी हैं, बहुत स्वागत करता हूं। रफीक अंसारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नक्सल एक्सपर्ट है, रफीक जी का भी स्वागत है। शुरुआत करते रफीक जी, आप बताइए जरा, ये जिस प्रकार से आत्मसमर्पण हुआ है, इसमें टोटल 10 नक्सली शामिल हैं। बालाघाट में मुख्यमंत्री के सामने ये समर्पण क्या कहता है? समर्पण का बड़ा कारण क्या समझ में आ रहा है? मेरा तो यही कहना है कि ये बहुत अच्छी पहल हुई है और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जो नक्सल मूवमेंट है, और अभी इसके पहले आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में कुछ नक्सली जो है आत्मसमर्पण हुए थे, जिनमें कामरेड अनंत उर्फ विकास जो हुआ करता था, जो जिसका पत्र भी आया करता था, मीडिया से भी बात करता था, और उसी के एक दिन पहले इनकाउंटर हुआ था जिसमें हमारा एक हाक फोर्स का इंस्पेक्टर शहीद हुआ था। और उसी वो दल जो कोई 11 लोगों के आत्मसमर्पण हुआ था, तो उसमें अधिकांश जो है बालाघाट से भी ताल्लुक रखते थे और बालाघाट में उनका काफी मूवमेंट रहा है। और उसके बाद जो है काफी यहाँ की फोर्सेस जो है आईजी साहब और एसपी साहब के मार्गदर्शन में जो है जंगलों में सर्चिंग करती रही, और उधर से फिर नक्सलियों का भी कुछ मैसेज भी लोगों के जरिए आते रहा कि हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में 2-3 दिन पहले से ये जो अभी 10 लोग नक्सली समर्पण हुए हैं, जो कबीर है, काना भोरम देव के जो मेन कबीर है, जिनके ऊपर 77 लाख का इनाम था। तो इन लोगों ने फॉरेस्ट के जो मुक्ति रेंज है, कान्हा टाइगर रिजर्व का मुक्ति रेंज है, तो वहां पर एक खापा बीट है आता है, तो उस बीट गार्ड से इन लोगों ने संपर्क किया। पहले तो इन लोगों का ये कहना था, उस बीट गार्ड से हमारी आज बात हुई भी, तो वो ये कह रहा था कि ये लोग बोल रहे थे कि हमें छत्तीसगढ़ के रेंगा खार ले चलो, हम वहां पर समर्पण करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा छत्तीसगढ़ से कोई संपर्क नहीं है, हम बालाघाट से बात करते हैं, हमारे कुछ हाक फोर्स के जवान हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो उसने किसी हाक फोर्स के जवान से बात किया, उसने आईजी सर संजय कुमार साहब से बात किया। संजय कुमार ने तुरंत हामी भरा और तुरंत जो है उनको लेकर के ये लोग पहुंचे। तो और ये बहुत बड़ी इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतिहास में बड़ी उपलब्धि है। अब परिहार साहब, ये सरेंडर क्या कहता है? क्या वो जो डेडलाइन तय की गई है केंद्र सरकार द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि 31 मार्च 2026 नक्सलवाद सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं देश से अलविदा कहेगा, वही तारीख बार बार याद आ रही है? और डेडलाइन इस तरह से जब तय की गई थी, तो ये जो कार्रवाई है, चाहे वो समर्पण की हो, गिरफ्तारी की हो, आत्मसमर्पण के अलावा अगर हम बात करें तो एनकाउंटर भी शामिल है, तो इस डेडलाइन के पीछे ही सब कुछ तय है? ये सब जो है ये डेडलाइन के पीछे ही है। देखिए, नक्सलियों के सामने इस समय 2 ही विकल्प है, या तो आप सरेंडर करिए या फिर एनकाउंटर में मारे जाएंगे। क्योंकि अब जब माननीय गृह मंत्री जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है और उन्होंने डेडलाइन तय की है, तो अब ये चूंकि वहां पर सरकार ने भी ठान लिया है जी, इतना बड़ा नक्सली मूवमेंट का जो सरेंडर हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में भी रहा हूँ नक्सली एरिया में, तो देखा हूँ कि पहले तो इनकी गतिविधियां बहुत तेज थी, लेकिन सरकार ने जब ठान लिया है और सभी एजेंसी जो है उस साथ में लग गई है, और चाहे वो खुफिया भी हो, चाहे वो सीआरपीएफ, जितनी भी जो विंग्स है सभी वहां पर खड़े हुए हैं, और इनके सामने विकल्प अब यही है, या तो ये सरेंडर करें या फिर इनकाउंटर में मारे जाएंगे। मतलब ये जो राजनीतिक इच्छा शक्ति, मैं उसके विवाद में नहीं जाऊंगा कि कब किस में क्या था, लेकिन एक जो बिल्कुल बोला गया केंद्र से कि भाई अब खत्म करो, अब या तो सरेंडर करा दो
या फिर अगर जो नहीं आ रहे हैं तो फिर वो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहे। मतलब अब जो सरकार हमेशा कहती थी कुछ शर्तें मान लेंगे, शर्तें मान लेंगे, अब वो रवैया दिखाई नहीं देता परियार साहब। अब सीधी बात है, या तो सरेंडर करिए या तैयार रहिए। निश्चित रूप से अब इनके सामने कोई विकल्प, जैसा कि मैंने बताया, कोई बचा नहीं है और इनको सरकार के द्वारा बता दिया गया है कि या तो आप सरेंडर करिए और सरेंडर करके जो भी है इसके बाद सरकार कहती है कि उनको जीवन में अपन के लिए जो भी करना होगा वो अलग विषय है उस पर। और अभी कोई शर्त ऐसी नहीं रखी गई है, या तो आप सरेंडर करिए और नहीं तो तैयार रहिए। तैयार रहने में ये है कि अभी इतना शिकंजा कस गया है कि अब कोई भी नक्सली मूवमेंट दिखेगा तो निश्चित से मारे जाएंगे, इनकाउंटर होंगे और बचेंगे नहीं। जो डेडलाइन तय हुई है उसमें जो अभी तक जो पुलिस ने, प्रशासन ने जो भी तय कर लिया है उसके आगे अभी आगे नहीं जाएंगे। इसलिए अभी नक्सली सरेंडर कर, जैसे आपने देखा बालाघाट में जो काफी उसमें वेपन्स भी बरामद हुए हैं, सभी ने वेपन्स भी सरेंडर किए हैं, इंसास और AK-47 सभी इस टाइप के इनके पास वेपन थे। अब इससे कुछ काम नहीं चलेगा, निश्चित रूप से अब इनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। जो सरेंडर नहीं करेंगे वो ये मान के चलिए बहुत जल्दी इनकाउंटर में मारे जाएंगे। मनोज जी, इंटेलिजेंस के लिए और खासतौर से आज का दिन हम कहें बहुत जो हमारे वर्कफोर्स के जवान हैं, जिस प्रकार से हमने नरसिंहपुर से हमारे जवान की शहादत भी देखी थी, उन जवानों के लिए आज का कितना बड़ा दिन है, क्योंकि 10 नक्सली एक साथ सरेंडर करते हैं। जी बिल्कुल, दबाव है एजेंसियों का, यही कारण है कि इतनी बड़ी कामयाबी जो है मिल भी रही है। हालांकि जिस तरीके से हमारे जो नक्सल एक्सपर्ट हैं रफ़ीक अंसारी, उन्होंने बताया कि जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं एक मुखबिर तंत्र को मजबूती देने वाली ये कार्रवाई भी बताती है कि किस तरीके से, किस सोर्स से जो है वो जानकारी आईजी तक पहुंची। तो ये कहीं ना कहीं बालाघाट के अलावा आसपास के जो सीमावर्ती जिले हैं छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के, वहाँ पे जो नक्सली गतिविधियां हैं उनको लेके काम तो हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम उन प्रयासों को देखें, क्योंकि एक डाटा भी मेरे पास है, क्योंकि यदि हम बात करें कान्हा टाइगर रिजर्व की, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखा जाता है। लेकिन वहाँ की यदि मौजूदा स्थिति की बात करें कुछ सालों की, तो करीब 4 से 5 साल के अंदर वहाँ पे जो इलाका है उसके आसपास 4 साल में करीब 8 जो है वहाँ पर एजेंसियों ने अपने कैंप खोले। यानी एक तरीके से वहाँ पर, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से बड़ा वो एरिया है, नक्सलियों का मूवमेंट रहता है, तो वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पे अपनी जो पकड़ थी वो एजेंसियों ने मजबूत की, हॉक फोर्स की वहाँ तैनाती की गई। इसके अलावा भी आगे यदि उनके विकास की बात करें तो नक्सलियों को सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिलता है लोकल एरिया से, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से, जहाँ से उनको रसद मिलता है, जहाँ से उनको सपोर्ट मिलता है, रुकने की जगह मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, वहाँ पर उनके मुखबिर रहते हैं, पुलिस की जानकारी उनको मिलती है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास किया है। 2021 और 22 की बात करें तो बालाघाट जिले के अंदर जो है करीब 268 जो किलोमीटर, 31 सड़कें और 32 पुल पुलियाएं बनाई। यानी विकास से आप किसी को जोड़ोगे, उसके लिए नीतियां बनाओगे तो। और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जो साधन था, वहां पर जो टावर थे, करीब 16 टावर थे, उनका निर्माण किया गया। 28 टावर अभी जो प्रगति में है। तो ये बताता है, मतलब सीधी बात यह है कि डेवलपमेंट वहां पर पहुंचाया गया और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा कारण बना कि भाई आप नक्सल संगठन को बहुत अच्छा से समझ पाए। इंटेलिजेंस के जो पूरी तरह से पुख्ता प्रबंध हैं उसके भी हम ये नतीजे कह सकते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, क्योंकि इंटेलिजेंस सिस्टम जिस तरीके से बताया, कान्हा में जो लगातार मूवमेंट देखा गया था, क्योंकि अक्सर वहीं पे जो है तमाम नक्सली मूवमेंट जो है वो देखा जाता है। तो ऐसे में क्योंकि हॉक फोर्स के साथ CRPF और सेंटर की एजेंसी भी, और ख़ास तौर से जो कोऑर्डिनेशन विवेक देखा गया है तीनों राज्यों की पुलिस के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर, वो कहीं ना कहीं कामयाब रहा और उसके नतीजे भी नज़र आ रहे हैं। रफीक जी, इस वक्त बालाघाट और वो पूरा जो जोन है, चाहे उसमें डिंडोरी आता है, अनूपपुर का भी काफ़ी क्षेत्र है, बॉर्डर लग जाती है, उस क्षेत्र की आबो हवा क्या कह रही है? ग्रामीणों का इस वक्त रुख क्या है? क्योंकि कई बार हम देखते थे पनाह मिल जाती थी तो नक्सलियों का बचना बहुत आसान हो जाता था। तो अभी हवा क्या कह रही है? क्या वहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, वो भी चाह रहे हैं कि अब बदलाव हो? बिल्कुल, सवाल आपका जायज है और सही सवाल किया है आपने। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र जो हैं, अभी हम लोग कल ही उन गाँव में गए हुए थे जिसमें चौरिया है, चिलकोना है, कोसंबरा है। वहाँ के ग्रामीणों का ये कहना था
कि साहब ये लोग जो कुछ चंद नक्सली और बचे हैं ये समर्पण हो जाएं ताकि हमें निजात मिले। हालांकि ये मुझे भी अच्छी तरह मालूम है कि अभी ग्रामीणों से इनको कुछ सहयोग नहीं मिल रहा है और बहुत ही छिप लुक करके वो रह रहे हैं और गांव वाले भी परेशान हो गए हैं कि ये समर्पण मिले ताकि हम पुलिस से जो है सुरक्षित रहें और अपनी जीवन जीवें। और जहां तक विकास की बात है भाई साहब, विकास तो बेहद हुआ है। जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़क हो गई है, पुल पुलिये बन गए हैं, टावर बन रहे हैं। अभी कुछ क्षेत्रों में और भी विकास है जिसमें भारत सरकार की कई बार समाचार पत्र में ये पढ़ते थे कि नक्सली जो है वो टावर उड़ा देते हैं, रोड बनती थी तो उसके वाहन जला देना। ये तमाम घटनाओं से बड़ी होती हुई पीढ़ी के लिए आज का ये जो दौर है जिसमें करोड़ों के नक्सली सरेंडर कर रहे हैं वो कितना सुखद है रफीक जी। यानी पूरे हम कई दशकों की यात्रा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत ही सुखद है और ऐतिहासिक दिन रहा है आज का कि 10 नक्सली एक साथ समर्पण हुए हैं और इससे इनकी जो है जो चंद लोग बचे हुए उनकी पूरी कमर टूट गई है। और मेरा तो ये मानना है कि जो कुछ लोग बचे हुए हैं वो चंद दिनों के अंदर ये लोग भी मुख्य धारा में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। परिहार साहब, इंटेलिजेंस किस प्रकार से कार्य करता है? मैं चाहूंगा कुछ गोपनीय चीजों को आप अगर नहीं बताना चाहते बिल्कुल मत बताइए, लेकिन बहुत मुख्य काम इंटेलिजेंस का होता है कि जो लोकल स्तर पर वहाँ क्या कुछ चल रहा है इसे समझना और उस अकॉर्डिंग ही फैसले लेना और वैसे ही दिशा निर्देश देना, ये कितना चैलेंजिंग रहता है? ये है कि हमारे जो एक तो वहाँ स्पेशल ब्रांच रहती है जो हेडक्वार्टर से संबंध रहता है, एक लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो LIB बोलते हैं, उसको DSB डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच भी बोलते हैं। दूसरा IB रहता जो केंद्र की एजेंसीज रहती है। इस टाइप से हम लोग जो सभी से समन्वय बनाकर इनपुट रहते हैं। और दूसरी बात वहाँ के लोकल भी इन्फॉर्मर तैयार किए जाते हैं। जैसे कि अंसारी साहब ने कहा कि हम लोग लोकल इन्फॉर्मर तो उनको थोड़ा बहुत उनको दिए जाते हैं, उनके हित देखे जाते हैं कि अगर वो अपना हमारे काम में अगर उसका नुकसान हो रहा, लेबर का नुकसान हो रहा तो हम उसको पे भी करते हैं। सरकार की ये नीति है, ये कॉन्फिडेंशियल जो हमारा रहता है फंड वो दिए जाते हैं उसमें से। तो इंफॉर्मेशन में जैसे इस टाइप से सब लोग समन्वय करके और उसके बारे में पुख्ता जानकारी ग्रामीणों के द्वारा ही ली जाती है और दूसरे भी अपने नेटवर्क तैयार किए जाते हैं जिसके कारण हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है। और अब जैसा नक्सलियों के पास भी अब विकल्प जैसा बताया 2 ही बचे हैं। पहले ये वहाँ के लोकल को विकल्प देते थे कि या तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन तो मेरी मदद करो और नहीं तो फिर मारे जाओगे। अब उनके पास यही विषय नक्सलियों के पास आएगा कि या तो आप सरेंडर करो और नहीं तो फिर आपका काम तमाम। अच्छा, तो आज हमने देखा सरकारी कार्यक्रम में जिस प्रकार से नक्सली सामने आके सरेंडर कर रहे हैं, उनके हाथ में उनके वेपन भी हैं, उन्हें संविधान की प्रति दी गई जो बताते हैं कि भाई आप मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं, आइए आपका स्वागत है। लेकिन मैं यहाँ पर एक अहम बात आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये पुलिस विभाग के लिए जो हक फोर्स के जवान हैं उनके लिए जो स्पेशल फोर्सेस वहाँ काम कर रही है उन जवानों के लिए आज का दिन कितना बड़ा है? क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि भाई वो सरेंडर की मुद्रा में ही है, आर पार की लड़ाई में अब बहुत कम नक्सली बचे हैं। निश्चित रूप से, लेकिन चूंकि सरकार की जो इच्छा शक्ति है, अभी ये बात सही है कि जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनके परिवार या दूसरे लोग कहते हैं कि जिन्होंने हमारा नुकसान किया वो बच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें देखिए इसका अंत कुछ रहता नहीं है। जरूर टारगेट कर रहे हैं कि हम आज तक कर लेंगे पर हमारी भी नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार का जो ये निर्णय है बेहतर विकल्प है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि बिना कुछ नुकसान के और सरेंडर कर रहे हैं। और जो भी फिर सरकार की जो शर्तें होगी, जो उनके लीगल होगा कार्रवाई, वो जो होगी उसमें होती है। पहले भी डकैत में सरेंडर करते थे, लेकिन आजकल सब मुख्य धारा में जैसे कि आप देख रहे हैं आ गए हैं, तो लोग सब ठीक हो जाएगा उसमें। ये सरकार की जो नीति है बहुत अच्छी है और इसमें हम हमारे फोर्सेस को किसी का भी मॉरल कम होने जैसी कोई बात नहीं है। रफीक जी, ये कबीर के सरेंडर के बाद अब क्या लगता है आपको कि और भी हमें सरेंडर देखने को मिल सकते हैं इसी क्षेत्र में? जल्द ही मिलने की आपको खबर मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो बालाघाट के मेन जो 2-3 नक्सली हैं जिसमें दीपक है और संपत है, ये इन लोगों की जल्द ही सरेंडर होने की संभावना समझ में आ रही है। क्योंकि उस क्षेत्र के ग्रामीण
उनकी बिल्कुल उनसे संपर्क में जुटे हुए हैं और संपर्क कर रहे हैं कि अगर उनसे संपर्क हुआ तो तत्काल हम अधिकारियों के पास लेके जाके उनको अच्छा, आत्मसमर्पण पहले करवाएंगे। में और अब में अगर हम सुरक्षा की बात करें तो कितना चेंजेस पाते हैं आप? बहुत चेंज हुआ साहब। अब तो लोग सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं और यानी बिना भय के लोग अब उन क्षेत्रों में जाते हैं, वर्क भी होता है, डेवलपमेंट के कार्य भी हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं, कटाई के भी काम हो रहे हैं, विधोन का काम भी हो रहा है। यानी पहले से बहुत अंतर हुआ है, बहुत फर्क पड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, तो ये एक बड़ा परिवर्तन, इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप उस बात को लोकल स्तर पे बहुत अच्छा जानते हैं, तो आपको क्या लगता है मनोज जी? ये बात अब तक की परिवर्तन की है, सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन ये जो सरेंडर नक्सली हैं क्या अन्य नक्सलियों को भी आकर्षित करेंगे? क्योंकि रफीक जी तो कह रहे हैं कि अभी और भी सरेंडर देखने को मिल सकते हैं हमें। बिल्कुल विवेक, क्योंकि रफ़ीक जी के पास काफ़ी अनुभव है बालाघाट का और नक्सली जानकार भी हैं वो, तो ऐसे में उनका सही कहना है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में, क्योंकि यदि हम रिकॉर्ड देखें मध्य प्रदेश का तो पिछले 5 साल में 17 नक्सलियों को जो है एजेंसियों ने ढेर किया है, हॉक फोर्स ने उनको मार गिराया। तो मध्य प्रदेश में हालांकि इतना कोई बड़ा यदि छत्तीसगढ़ की तुलना करें तो यहाँ तो ना के बराबर नक्सली मूवमेंट है, लेकिन एक सुरक्षित स्थान जो है वो मध्य प्रदेश को इन्होंने बना लिया था। कान्हा रिजर्व, टाइगर रिजर्व के उस कोर एरिया में जो है उनके मूवमेंट भी देखे जाते थे और इन्फॉर्मेशन आती थी, लेकिन वहाँ पर भी कसावट की गई। उसका नतीजा रहा कि अब जिस तरीके से दबाव नक्सलियों पर पड़ रहा है और किसी भी एजेंसी से लड़ने के लिए, किसी भी सामने वाले से लड़ने के लिए ताकत चाहिए रहती है विवेक, और ये ताकत कहीं ना कहीं अब नक्सलियों की खत्म होती जा रही। जो उनकी टीम की जो बढ़ोतरी होती, जो संख्या बढ़ती है वो कम हो गई। यही कारण है कि अब नक्सली जो है समर्पण की तरफ जा रहे हैं और वो सरेंडर कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में जरूर अब आने वाले समय में और भी सरेंडर देखे जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास क्षमता नहीं बची है, उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, वो कैसे लड़ेंगे? भले ही उनकी आइडियोलॉजी कुछ अलग तरीके की हो, लेकिन मतलब अब अब उन्हें यही समझ में समझा आ जाए गया कि नक्सलवादी जो गतिविधियां संभाल रहे थे बड़े बड़े नक्सली, वो अंजाम से अब पूरी तरह से रूबरू हो चुके हैं। यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है। मैं हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना कीमती अनुभव हमारे दर्शकों से साझा किया। ये बात हो रही थी सबसे बड़े नक्सली सरेंडर की। आने वाले समय में नक्सल घटना करने वाले भी और भी लोग हैं जो सरेंडर करने वाले हैं, क्योंकि बात साफ है कि विकास को अपना लीजिए, मुख्यधारा में आ जाइए, नहीं तो तैयार रहिए आर और पार की लड़ाई के लिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए BSTV। नमस्कार।